हम स्टैंडर्ड 8 में 4th चैप्टर देख रहे थे, हाउ द ट्रेडर बिकम रूलर। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेज हमारे इंडिया में ओनली व्यापार के बहाने से ही आए थे, ओनली उन्हें व्यापार ही करना था और इसीलिए हमारे इंडिया में आए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने। पर किस तरह से वो धीरे धीरे यहाँ पर आए, यहाँ पर सेटल होने लगे और यहाँ पर वो उन्होंने अपना रूल इंडिया पे एस्टेब्लिश कर दिया। तो हम देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों ने अपने रूल को एक्सपेंड किया, यानी एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आफ्टर फाइनलाइजिंग द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटीज विद मैसूर निजाम्स ऑफ हैदराबाद एंड मराठास चिफ्टेन, द ब्रिटिश मूव टुवर्ड्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी सिस्टम लागू करने के बाद उन्होंने मैसूर निज़ाम और निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा को अपने अंडर कर लिया। फिर वो नॉर्थ की तरफ उन्होंने अपने कदम बढ़ाए। तो दे एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द नेपाल, सेंसिंग अ ट्रीटी फ्रॉम इट। They fought many battles to secure the frontiers. Friendly relations with the Sikh king Maharaja Ranjit helped them to win the battle with the Afghans. तो उत्तर में जाते ही उन्होंने वो सबसे पहले नेपाल में गए और वहाँ पर अपने कारोबार को बढ़ाया, अपना रोल एक्सपेंड किया। फिर they fought many battles to secure the frontiers. तो फ्रंटियर्स को यानी कि उत्तर भारत वालों को सिक्योर करने के लिए उन्होंने कई सारे ऐसे बैटल लड़े और कई उसके ज़रिए उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन भी वहाँ के राजा जो सिख किंग थे महाराजा रंजीत सिंह, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए और उनकी मदद से वो अफगान के सामने जो लड़ाई हुई थी उसमें उन्होंने जीत हासिल की। एंड एस्टेब्लिश द रूल इन सिंधु, और सिंधु के तट पर भी अपना रूल एस्टेब्लिश कर दिया। द ब्रिटिश हैड एंड ambitions to capture the Sikh kingdom, which was very powerful kingdom, but they could not do so as long as महाराजा रणजीत सिंह was alive। तो ब्रिटिशरों का ये भी सपना था कि वो सिख किंगडम को अपने अंडर में करे, पर वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि जो सिख किंगडम था उसके जो राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी बलवान थे, काफ़ी ब्रेव थे और उनके रहते हुए अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब के ऊपर या फिर नॉर्थ के ऊपर अपना पूरा अधिकार नहीं जमा सकी। So they kept the friendly relation with Maharaja Ranjit Singh. Ranjit Singh was a strong ruler of that time। तो उससे अंग्रेजों ने ये फील कर लिया कि नहीं, महाराजा रंजीत सिंह के साथ वो ऐसे ही नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने क्या किया कि महाराजा रंजीत सिंह के साथ अपने रिलेशन थे वो फ्रेंडली बना दिए। ही हैड सेट अप अ स्ट्रॉन्ग आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियंस ऑफिसर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज स्टेट। तो उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह ने जो अपनी आर्मी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना ली यूरोपियन ऑफिसर की मदद से, क्योंकि और इस तरह से उन्होंने जो अपना स्टेट था उसको प्रोटेक्ट कर लिया। ही हैड अटेन विक्ट्री ओवर मैनी नियर बाय स्टेट। तो उन्होंने अपने आसपास के कई सारे ऐसे स्टेटों पर विजय हासिल कर दी। एंड आफ्टर हिज डेथ पंजाब सफर्ड एनर्जी। तो उनके डेथ के बाद पंजाब एक महान राजा को खोजता रहा। गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग्स केम टू इंडिया एंड brought the Sikh rule completely under the British rule with policy interference and annexations। तो जब गवर्नर जनरल हेनरी हार्डिंग्स इंडिया में आए तो उन्होंने इंटरफियरेंस एंड एनेक्सेशन की पॉलिसी के थ्रू जो सिख रूल था उसको अपने अंडर में कर लिया। उसके बाद डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। तो डेलहाउसी की एनेक्सेशन पॉलिसी क्या थी, ये हम देखते हैं कि द स्टेट डेट एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस कंसिडर द ब्रिटिश एज देयर फ्रेंड। तो जो भी स्टेट थे जिन्होंने भी ये सब्सिडरी अलायंस वो एक्सेप्ट की थी, वो उन्हें ब्रिटिशर अपना
फ्रेंड मानते थे। एंड इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड दे बिकम इरिस्पॉन्सिबल एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट डेटोरेटिंग। तो मीन्स के इंटरनल और एक्सटर्नल जो ट्रेड थी उनके उसके एब्सेंस के हिसाब से वो इरिस्पॉन्सिबल बन गए और जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो डेटोरेटिंग की तरफ, यानी कि धीरे धीरे वो उनके स्टेट की पड़ती आ गई, ऐसा हम कह सकते हैं कि उनके स्टेट की जो हालत थी वो गिरती गई। The outcome of the conspiracy of British was anarchy and many princely states. The Indian rulers got trapped in it. The British got an excuse to start interfering into the internal affairs of the state on the pretext of putting an end to the anarchy. तो ये जो एनर्जी के जरिए उन्होंने कई सारी ऐसी मीन्स ब्रिटिशरों ने कई सारी कॉन्स्पायरेसी वो अंदर ही अंदर बनाने लगे, जिसकी वजह से जो प्रिंसली स्टेट थे वो वीक होते गए और जो वहाँ के रूलर थे वो उनको उन्होंने कैद कर लिया, यानी कि ट्रैप कर लिया गया उनको। एंड द ब्रिटिश गॉट एन एक्सक्यूज टू स्टार्ट इंटरफियरिंग। और धीरे धीरे वो जो ब्रिटिशर थे, अंग्रेज थे, वो किसी भी स्टेट की जो इंटरनल बातें होती थी उनके अंदर भी इंटरफियर वो करने लगे। They annexed many states under the same excuse. Thereafter, Burma and region of Punjab were also annexed. तो उन्होंने धीरे धीरे कई सारे ऐसे स्टेटों को अपने अंडर कंट्रोल कर दिया और उसके बाद उन्होंने बर्मा और पंजाब के कई सारे ऐसे जो रीजन थे उनको भी अपने अंडर कंट्रोल एनेक्स कर लिया। If the king died without a son, his state was annexed. अगर कोई राजा संतान के बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके राज्य के लिए कोई वारिस नहीं बचता तो वो ब्रिटिशर उस राज्य को अपने अंडर कंट्रोल कर लेते थे। एंड इन दिस वे सतारा, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा बिकम द विक्टिम ऑफ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सतारा, झांसी, नागपुर और ऐसे कई दूसरे भी कई स्टेट थे जो एनेक्सेशन की पॉलिसी के थ्रू इस अंग्रेजों के अंडर हो गए। डेलहाउसी aimed at the helping the British credit to make huge profit from the trade of the tea, coffee and cotton by capturing the areas that produced these commodities on the large scale। तो ब्रिटिशर जो डेलहाउसी का जो एम था कि ब्रिटिशर यहाँ से ज़्यादा मुनाफा कमाए और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो एरिया में जिस एरिया में टी, कॉफ़ी और कॉटन की ज़्यादा उत्पाद होते थे उस एरिया को उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर लिया ताकि वहाँ से जो कमोडिटी जो माल सामान उन्होंने उनको जो टी, कॉफ़ी और कॉटन था वो सस्ते मीन्स इजीली मिल जाए और जिसकी वजह से वो अपना मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सके। ड्यूरिंग डेलहाउसीज टेनर द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्ट बिटवीन मुंबई एंड थाने जो 1853 में हुई थी। तो डेलहाउसी के दशक के अंदर ही मुंबई में सबसे पहले रेलवे लाइन शुरू हुई थी जो मुंबई से थाने के बीच में 1853 में शुरू हुई थी। द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टार्ट इन इंडिया एंड वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज टेनर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा है कि जो इंडियन पोस्टल सिस्टम है और इसके अलावा जो वायरलेस सिस्टम थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच की वो भी डेलहाउसी के टेनर के दौरान ही शुरू हुई थी। ही पास लॉ टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेट विडो रीमैरिज। तो उन्होंने बाल विवाह पर बैन लगा दिया और विधवा विवाह पर उन्होंने जोर दिया। इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। और इसी समय इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। एंड द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वेर एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इन द ईयर 1853। और डेलहाउसी के समय में ही मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में जो इंग्लिश एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटियाँ थी वो 1857 में एस्टैब्लिश की गई थी। दिस रिफॉर्म्स वेयर बेसिकली फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड इज इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो रिफॉर्म, ये जो समाज सुधारे थे उससे हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशरों का जो रूल था वो सच में एक्सपेंड हुआ था इंडिया में।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिसैटिस्फैक्शंस ऑफ पीपल। तो ब्रिटिशरों की वजह से लोगों में, इंडिया के लोगों में कौन सी डिसैटिस्फैक्शन थी वो हम देखेंगे। तो आफ्टर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन शुक द होल नेशंस टेरिबल। तो सब्सिडरी अलायंस और उसके बाद डेलहाउसी ने जो एनेक्सेशन की पॉलिसी वो इंडिया के लोगों के ऊपर थोपी, उससे पूरा देश टेरिबल यानी आतंक में था। एंड दिस रिजल्ट इन अ डिसैटिस्फैक्शन अमंग द पीपल टुवर्ड्स द ब्रिटिश। और इसका नतीजा ये आया कि जो इंडिया के लोग थे उनका ब्रिटिशरों के प्रति डिसैटिस्फैक्शन बढ़ने लगा, यानी असंतोष बढ़ने लगा। एट दिस टाइम द पीपल वेयर सप्रेस्ड अंडर द डिक्टेटोरियल रिजिम्स ऑफ ब्रिटिश। तो इस तरह से अभी धीरे धीरे जो हमारे इंडियंस थे वो ब्रिटिशरों के दबाव में आते गए। इन एडिशन टू डैट, और इस तरह से हम देखें तो इसकी वजह से क्या हुआ कि द रिफॉर्म मेड बाय डेलहाउसी एडेड अ फ्यूल टू फायर। तो जो रिफॉर्म डेलहाउसी ने किए थे वो आग में घी होने का काम कर रहे थे। डिफरेंट पीपल्स रिएक्टेड डिफरेंटली टू द रेलवे फैसिलिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड वेस्टर्न एजुकेशन। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से जो डेलहाउसी ने रिफॉर्म किए थे, जैसे कि रेलवे फैसिलिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड वेस्टर्न एजुकेशन, उसका कई लोग विरोध कर रहे थे, तो कई लोग उन्हें उसे बढ़ावा भी दे रहे थे। ऑर्थोडॉक्स पीपल्स फेल्ट दैट द ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर। तो जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे वो ऐसा मानते थे कि ब्रिटिशर वो उनका जो कल्चर है वो डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। द रिफॉर्म डन बाय ब्रिटिश वेयर बेसिकली फॉर द रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। तो जो रिफॉर्म्स ब्रिटिशरों ने किए थे वो उसका मकसद एक ही था कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाह रहे थे वो इजीली चला सके और स्मूथली चला सके। द डिसैटिस्फैक्शन ऑफ पीपल हैड टू रीच अ पॉइंट ऑफ saturation and they were in a state a rebellion in which resulted in a freedom movement in 1857। तो इस तरह से क्या हुआ कि कई लोगों को उनके रिफॉर्म अच्छे भी लगे, कोई लोग उसका विरोध भी करने लगे और धीरे धीरे जो अंग्रेज थे वो अपना जो जुल्म थे वो बढ़ाते गए और नतीजा ये आया कि 1857 में जो फ्रीडम मूवमेंट थी वो शुरू हो गई।